क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर और हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ यानी क्या होता है जी ऑफ एफ एक्स। आप नोटिस कर रहे हो यहां पे एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है कॉस एक्स। एफ एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है कॉस एक्स। तो आपने देखा जी एक्स का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर और यहां पे x को किसने रिप्लेस किया है cos x। तो x की जगह हम क्या लिखते हैं cos x। तो यहां पर भी x को कौन रिप्लेस करेगा cos x। तो इन प्लेस ऑफ x हम लिख लेंगे cos x। तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। तो आपकी GOF की वैल्यू कितनी आएगी 3 cos स्क्वायर x। ये हो गया GOF। अब निकालना है f ऑफ g। इसका मतलब है f ऑफ gx निकालना है हमको। आपके gx का वैल्यू कितना होता है 3x स्क्वायर। gx का वैल्यू कितना है आपका 3x स्क्वायर। आपको मालूम है fx इक्वल टू कितना होता है cos x। तो यहां पर x को किसने रिप्लेस किया 3x स्क्वायर। तो यहां पे x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3x स्क्वायर। तो यहां पे भी x की जगह क्या पुट कर देंगे 3x स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं f 3x स्क्वायर यानी f ऑफ g का वैल्यू कितना है f ऑफ g का वैल्यू कितना है cos 3x स्क्वायर। अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे। g ऑफ f का वैल्यू है 3 cos स्क्वायर x। f ऑफ g का वैल्यू है cos 3x स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है क्या नहीं। तो g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। यही हमको प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि x का हाईएस्ट पावर 2 और यहां भी x का हाईएस्ट पावर 2 है। इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा रूल होता है डिनोमिनेटर का पावर हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा होना चाहिए, ना बराबर होना चाहिए ना कम होना चाहिए। लेकिन यहां पर देख रहे हो दोनों का पावर क्या है सेम। अगर ये दोनों का पावर सेम रहता है ना डिग्री सेम रहता है तो हमको इसको छोटा करना पड़ता है। इसको छोटा करने के लिए हम 2-3 तरीके से इसको बना सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका होता है इसको कॉमन सेंस से बनाना और दूसरा ट्रेडिशनल तरीका होता है और दूसरा तरीका होता है इसको डिवाइड मेथड से बनाना। मुझे ऐसा लगता है डिवाइड मेथड जो है वो थोड़ा सा टफ है क्योंकि उस सबको डिवाइड करना नहीं आता है। ये 9th का मेथड है तो इसीलिए मैं एक सिंपल सा मेथड बताता हूं। अगर आपको वो इजी लगे तो आप उससे बना लीजिएगा। जैसे यहां पर देखिए हमारा क्वेश्चन ऐसा है। अब यहां पे x स्क्वायर है यहां पर भी x स्क्वायर है। जो वैल्यू यहां है अगर वो यहां नहीं है तो हम उसको लाने के लिए अगर मैं सपोज यहां -5x करता हूं तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा +5x। फिर यहां पे +6 है तो मैं अगर +6 लिखता हूं तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को यहां क्या करना पड़ेगा -6। ये स्टेप समझ आ गया होगा। जो वैल्यू यहां लिखा है डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू ऊपर चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया यहां पे -5x है यहां -5x नहीं था तो मैंने -5x लिया तो उसको बैलेंस करने के लिए +5x लिखा। फिर यहाँ पे +6 है मैंने जब +6 लिखा तो उसको बैलेंस करने के लिए -6 लिखा। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए ये जो वैल्यू है x स्क्वायर -5x + 6 ये जो वैल्यू है इसको मैं अलग कर देता हूं और ये है 5x -6 + 1 कितना होगा -5। मैं इनको भी अलग कर देता हूं। तो इसको कैंसिल करने से ये कितना आया 1 + 5x - 5 अपॉन x स्क्वायर -5x + 6। ये होता है इसका मेथड। ओरिजिनल मेथड जो है वो ये है। ठीक है। या फिर आप इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो x² - 5x + 6 किसको डिवाइड करेगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। अब आप यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहां पे x है लेकिन यहां x का कोई टर्म नहीं है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x की वैल्यू नहीं है तो उसके कोफिशिएंट को लाते हैं। कैसे ला सकते हैं? 0x लिख के। अब इसको बनाना इजी हो जाएगा। हम यहाँ पे ऐसा एक वैल्यू लेते हैं जो 1 से अगर मैं x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? x स्क्वायर। 1 से मैं 5x को मल्टीप्लाई करूं तो -5x। 1 से मैं 6 को मल्टीप्लाई करूं तो 6। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसका साइन चेंज कर देता हूं, जैसा हम डिवाइड वाले क्वेश्चन में करते हैं। हमेशा साइन क्या करते हैं? चेंज। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। -5x है जिसको मैंने प्लस बना दिया था, ये क्या हो गया? +5x। प्लस है जिसको मैंने माइनस बना दिया था, ये हो गया -6। इसका मतलब जब हमने इसको इससे डिवाइड किया, मींस x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने x स्क्वायर -5x प्लस 6 से डिवाइड किया तो क्या होगा? क्वोशंट बचेगा हमारा 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा? 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड किया था हमने? x स्क्वायर -5x प्लस 6। यह होता है इसको सॉल्व करने का मेथड। अगर आप ध्यान दें तो ये जो वैल्यू यहां लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू यहां लिखा है, सेम वैल्यू हमने यहां पर भी लाया है। मेरे से गलती यहां पे हो गया, +1 -6 होगा -5। ठीक है, तो ये है 5x - 5 अपॉन सेम यही है, ये भी वैसा ही है। आपको जो इजी लगता है आप उससे बना लीजिए। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है इसको आगे, यानी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर -5x प्लस 6 को हमने क्या लिख दिया है? 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर -5x प्लस 6। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर -5x प्लस 6। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं? I1। इसको अलग से इंटीग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बन गया है पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो I1 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? I1 को अलग से सॉल्व करते हैं। हमारा I1 क्या था? 5x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर -5x प्लस 6। इसमें बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर -5x प्लस 6, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यानी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा? x स्क्वायर -2x -3x प्लस 6। यहां से हम x को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? x -2। -3 को कॉमन निकाले तो कितना आएगा? x -2। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x -2 x -3। अब हमारा क्वेश्चन था 5x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर -5x प्लस 6। इसको हमने ब्रेक कर लिया 5x माइनस 5 अपॉन x -2 x -3 dx। ठीक है, अब हमको करना क्या है? इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, और पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? 5x माइनस 5 अपॉन x -2 x -3। इसको पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें दो फैक्टर है तो एक फैक्टर को हम ले लेंगे a के साथ, एक को ले लेंगे b के साथ। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये कितना होगा? एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा a x -3 b x -2 अपॉन x -2 x -3, और यहां पे होगा 5x माइनस 5 अपॉन x -2 x -3। तो ये x -2 x -3 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, और यहां पे बचेगा 5x माइनस 5 इक्वल टू a x -3 प्लस b x -2। अब इसमें दो अननोन वैल्यू है जिसको हमको फाइंड करना है, एक a है और एक b है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अगर x -3 को 0 के इक्वल कंसीडर करते हैं
तो x इक्वल टू कितना होगा 3। अब x की वैल्यू 3 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 3, जिसको हमने क्या मान लिया था 0 प्लस b क्या है x माइनस 2, और इन प्लेस ऑफ x हम क्या लिखेंगे 3। तो ये हो जाएगा 5 3 15 माइनस 5 दैट इज 10, और यहां पे हो जाएगा 3 माइनस 2 1 b। तो b का वैल्यू कितना है हमारा 10। मतलब हमने जब इसको 0 लिया तो b का वैल्यू आया। अब हम b की वैल्यू को 0 लेते हैं, b का जो कोफिशिएंट है x माइनस 2 उसको 0 लेते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा। x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा 5x माइनस 5 a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2। तो आपने x माइनस 2 को क्या कंसिडर कर लिया था 0, x की जगह क्या पुट करेंगे 2, और x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2। 5 इंटू 2 माइनस 5, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 5 कितना होगा 5, और यहां पे आ जाएगा माइनस a इक्वल टू होगा माइनस 5। ठीक है, अब करना क्या हमको, ये जो a का वैल्यू आया और b का वैल्यू आया उसको इस इक्वेशन में पुट कर देते। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था जिसको हमको सॉल्व करना था। ये था ना हमारा क्वेश्चन ऐसा dx, यहां भी क्या था dx। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस 2 dx प्लस b अपॉन x माइनस 3 dx। a का वैल्यू कितना होगा माइनस 5, 1 अपॉन x माइनस 2 dx। b का वैल्यू कितना होगा 10, 1 अपॉन x माइनस 3 dx। ठीक है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। अगर x माइनस 3 है ऐसा कर सकते हैं ना, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। अगर यहाँ x माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा log x माइनस 2, x माइनस 3 है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x माइनस 3। तो ये हो गया ये ऐसा। ठीक है, तो ये आया है सॉल्यूशन 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब आते हैं इनिशियल स्टेज पे जहां पे हमने क्वेश्चन को छोड़ा था। हमारा क्वेश्चन क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया था, इसको सिंप्लीफाई किया था तो क्या आया था हमारे पास i इक्वल टू एक्स प्लस i1, और जहां पे i1 का वैल्यू था एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स प्लस, और i1 का वैल्यू था 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये था हमारे i1 का वैल्यू। अब इसी 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, गलती हो गई 3 प्लस 6, इसको हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास कितना आया माइनस 5 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस 10 लॉग एक्स माइनस 3। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक इजी सा क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो आंसर है, जो प्रूफ करने वाला है, वो खुद ही हिंट देता है कि मुझे क्या लेना है। जैसे यहां पर आंसर में क्या दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है, तो आप x को या तो cos थीटा ले लेना या cos 2 थीटा ले लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैंने सपोज cos 2 थीटा लिया है
तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है LHS में tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम हर x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। हर x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, x की जगह cos 2 थीटा लिखने से फॉर्मूला यूज होगा। यहां पे हमने क्या लिखा, cos 2 थीटा, यहां पे भी हमने क्या लिखा, cos 2 थीटा। आपको फॉर्मूला मालूम होगा 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा का। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा और यहां लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा। सेम ऐसा ही हम नीचे भी कर देंगे, यहां लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस, और यहां हो जाएगा tan इनवर्स। अब बच्चों आपको मालूम है कोई भी चीज रूट के अंदर स्क्वायर में रहता है तो रूट से क्या निकल जाता है, बाहर। तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 2 cos थीटा, और ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ये रूट से बाहर निकलेगा, 2 बेचारा बाहर नहीं निकल पाएगा, ये होगा sin थीटा। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। अगेन आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, रूट 2 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो रूट 2 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 2 कॉमन निकल जाएगा, यहां होगा cos थीटा माइनस sin थीटा। सिमिलरली नीचे से भी रूट 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। रूट टू क्या हो जाएगा, कैंसल। देन ये बन जाएगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। और आप 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, कहीं पर भी cos और sin एक साथ रहा तो हम उसको इजीली 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। cos थीटा से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। cos थीटा से सबको क्या कर देंगे, डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, cos cos कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, 1। हम इसको अलग से लिख रहे हैं tan इनवर्स। ठीक है बच्चे, ये दिख रहा होगा आपको, cos cos कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1, और sin बाई cos कितना होगा, tan थीटा। फिर यहां पे हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। आपको ये भी मालूम है 11th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये होता है फॉर्मूला tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का। आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें ऊपर माइनस है तो इसके बीच में क्या आएगा, माइनस। ऊपर माइनस रहता है तो नीचे क्या रहता है, प्लस। सेम फॉर्मूला अगर ऐसा रहता 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो आप देख रहे हो ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आएगा, माइनस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर क्या है आपके पास, प्लस, तो यहाँ बीच में क्या आएगा, प्लस। जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या है, माइनस। tan इनवर्स और tan सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये भी आ गया होगा आपको। और आपको मालूम है पाई बाई 4 माइनस थीटा में आपने यहां पर cos 2 थीटा को x लिया था, cos 2 थीटा को हमने क्या लिया था, x। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये cos इधर चले जाएगा, cos इनवर्स x। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1/2 cos इनवर्स x। तो इन प्लेस ऑफ थीटा हम क्या लिखेंगे, 1/2 cos इनवर्स x। यही क्या है हमारा RHS, यही प्रूफ करना था हमको।
इसी का जो एक ऑप्शनल क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें सिंपली कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, और इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला बोलता है tan इनवर्स, क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स, बीच में क्या है प्लस, तो यहां आ जाएगा a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए। तो हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं ए, इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं बी। तो हम अगर tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। हमने ये किसको लिया था 2x को, b किसको लिया था 3x को, और ये हो गया पाई बाई 4। 2x प्लस 3x कितना होगा 5x, 1 माइनस 2 3 जा कितना होगा 6x पर, ये tan इनवर्स है, ये इधर आके क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1। अब मैथ्स का आपको बेसिक मालूम है, कोई भी फंक्शन जो रहता है अगर दोनों इक्वल में है तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। माइनस 6x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 5x, प्लस 1 इधर आके क्या होगा माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 0। ये भी समझ आ गया होगा। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन किसको निकाला जाएगा 6x को, तो क्या बचेगा x माइनस 1, यहां से 1 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा x माइनस 1, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 6, ये 6 यहाँ पे डिवाइड में है। सिमिलरली ये जो x माइनस 1 है वो भी किसके इक्वल रहेगा 0। जब कोई भी दो वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 रहता है तो इसका मतलब या तो पहला वैल्यू 0 होगा या दूसरा वैल्यू 0 होगा, या हो सकता है दोनों वैल्यू 0। तो हम यहां से x का वैल्यू निकाल के अब x इक्वल टू यहां पर कितना आएगा 1, तो हमारे x के दो आंसर है। और क्यों दो आंसर है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x विल बी 1 एज वेल एज माइनस 1 बाई 6। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है आपको अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो हम क्या करते हैं, ये एक वॉल है, इसमें एक लैडर क्या कर रहा है लीन कर रहा है, मतलब ऐसा अटैच, इसका लेंथ कितना 5 मीटर। The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. Suppose ये वॉल है, मतलब ये दीवार है, और ये लैडर का फुट है, कितने डिस्टेंस पे है x डिस्टेंस पे, और अगर हम इस लैडर को खींचते हैं तो इसका जो स्पीड है रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको किस स्पीड से खींच रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड, यानी x की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए हमने इसको dx by dt लिखा है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, और ऑब्वियस सी बात है जब हम इसको खींचेंगे तो ये जो लैडर है ये नीचे गिरेगा, और यदि लैडर नीचे गिर रहा, अभी फिलहाल इसकी हाइट कंसीडर करते हैं y, इस वॉल की हाइट क्या कंसीडर करते हैं y, तो जब ये नीचे गिरेगा यानी y में चेंज होगा, तो इसको हम लिखेंगे dy by dt। फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। तो बच्चों अगर ये ध्यान से देखा जाए तो ये जो अरेंजमेंट है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हम इसको ले लेते हैं O, इसको कंसीडर करते हैं A, और इसको क्या कंसीडर करते हैं B। तो इन ट्रायंगल AOB क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
एटीपीटी का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने जो रहता है उसको हाइपोटेनस कंसीडर करते हैं, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 5, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है y और बेस का वैल्यू कितना है 4। तो 5 का स्क्वायर होगा 25, y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16। तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25 माइनस 16, y स्क्वायर इक्वल टू होगा 9। तो आपको मालूम है y का वैल्यू अगर y स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। तो हमारा ये जो बॉल है इसकी हाइट आ गई 3। अब क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि अगर हम इसको खींच रहे हैं इधर तो ये इसकी हाइट किस हिसाब से डिक्रीज होगी, फुट ऑफ द लैडर हाइट ऑफ द बॉल किस हिसाब से डिक्रीज होगी। तो आप एक चीज याद रखिए, अगेन ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा 5, परपेंडिकुलर क्या है y, बेस क्या है x, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो ये क्या होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x dx by dt, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y dy by dt, और 5 का स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो तो मैं इसको अलग से करके दिखा देता हूं। हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहां पर न कोई वेरिएबल नहीं है, सब कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। y स्क्वायर जो है अगर हम उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y और किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के, इसीलिए ये होगा dy by dt। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं आपको अलग से इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जैसे सपोज आपके पास y स्क्वायर है, आपको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मालूम है y को सिर्फ y ही डिफरेंशिएट कर सकता है, t डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो इसीलिए हम इस t को अलग कर दिए। यहां पे मैंने क्या लिखा dy, तो यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा dy। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2y, और ये जो dy by dt है वो यहां पर, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन वापस क्वेश्चन पे। यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि 2x dx by dt, हमको क्या निकालना है, dy by dt निकालना है। इसका मतलब हम y वाले को यहीं रखते हैं और x को ट्रांसफर कर देते हैं उधर, तो होगा माइनस 2x dx by dt। 2 कैंसल हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है 3, तो हम इन प्लेस ऑफ y क्या पुट कर देंगे 3, यहां क्या आ जाएगा dy by dt इज इक्वल टू माइनस x का वैल्यू कितना है 4, dx by dt क्वेश्चन में दिया हुआ है, dx by dt का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो dx by dt का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से अगर हमको dy by dt निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल dy by dt इक्वल टू माइनस 8, 4 2 जा कितना होगा 8, 3 इंटू में यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब आप एक चीज देख रहे हो, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग कैसे पता चल रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहां पे क्या साइन लगा हुआ है माइनस। जब साइन इंक्रीज होता है तो प्लस लगता है, तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा तो क्या लगेगा माइनस। तो यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है हाइट ऑफ द वॉल किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 18 का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू कर्व दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में बोल रहा है ये एक इक्वेशन होगा कर्व का, और इस कर्व के इक्वेशन का जो टेंजेंट है किसके पैरेलल होगा, बोल रहा है एक्स एक्सिस। तो आपको मालूम है व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप कितना होता है 0, और स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं dy by dx। ठीक है, तो यहां पर
हमारा पहला कंडीशन क्या होगा, जैसे हमको ये इक्वेशन दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये किसका इक्वेशन है, कर्व का, इक्वेशन ऑफ कर्व, ये कर्व का इक्वेशन दिया, मतलब इस कर्व का इक्वेशन दिया है। अब हमको इसमें क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट, क्या ड्रॉ करना है हमको, टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, d/dx से। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इसके स्लोप को मैं सपोज m1 ले लेता हूं, हाँ, इसके स्लोप को मैंने क्या ले लिया, m1। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं, किसको, y की वैल्यू को, और y की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको, ये एक कर्व का इक्वेशन है, हमको क्या कर फाइंड करना है, इस पे टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, जो भी कर्व का इक्वेशन दिया उसको डिफरेंशिएट करके। तो हम यहाँ पे इसका स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 6x, 9x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 9। अगर हम 3 को कॉमन निकालें तो आ जाएगा x स्क्वायर, यहां से 3 कॉमन निकला तो क्या बचेगा 2, यहां से 3 कॉमन निकला तो क्या बचेगा 3। और आप देख रहे हो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3, x कॉमन निकाले तो कितना होगा, x माइनस 3, 1 कॉमन निकाले तो क्या होगा, x माइनस 3। ठीक है, तो m1 इक्वल टू 3 x माइनस 3 और x प्लस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप समझिएगा। फिर क्वेश्चन में एक्चुअली हमको बोला क्या है, हमको एक कर्व का इक्वेशन दिया है और ये उस पे टेंजेंट है, ये क्या है, इस पे टेंजेंट। ठीक, ये टेंजेंट जो है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। अब आप देख रहे हो ये जो लाइन आया ये किसके पैरेलल है, बोल रहे हैं दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन किसके पैरेलल है, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसके स्लोप का वैल्यू क्या होगा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 3x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 0। इस m1 का वैल्यू यहां से लिख लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0/3। ये क्या हो जाएगा, 0। x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, 3। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा, -1। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गया, एक x का आया और x का 2 पॉइंट आया, एक x इक्वल टू 3 आया और x इक्वल टू -1। अब हमको क्या पॉइंट निकालना, y एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो y इक्वल टू कितना था, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 को हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो आप देख रहे हो 3 का क्यूब कितना हुआ, 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस 7, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। -27 प्लस 7 कितना होगा, -20। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आएगा, 3 और -20। ठीक है, अब x का दूसरा वैल्यू क्या आया था हमारा, -1। x का दूसरा वैल्यू क्या आया था, -1। तो हम क्या करते हैं, अगेन इसी में लिख लेते हैं when x इक्वल टू -1। अगर x का वैल्यू -1 रहा तो हमारा y इक्वल टू कितना था, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
-9x + 7। ठीक है, तो अपन x की जगह क्या पुट कर देते हैं, -1। x की जगह -1, -9 × -1 + 7। ठीक, तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब कितना होगा, -1 का स्क्वायर +1 को 3 से इंटू किए तो कितना होगा, -3। फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 9 वन का कितना होगा, 9 + 7, 9 + 7 16, 16 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या आ गया, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू कितना है, 12। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ऐसे कौन से पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू कर्व इज पैरेलल। तो आपको ये बताना है कि पॉइंट 3 - 20 और -112 में वो दो पॉइंट है जिसपे ये टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो इस कर्व के पैरेलल होगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें क्या दिखा रहा है, x dy/dx प्लस 2y = x² log x। तो हम क्या करेंगे, इसको सब को डिवाइड कर देंगे x से, पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, x से। क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसको किस फॉर्मेट में लाते हैं, dy/dx प्लस py = q के फॉर्मेट में लेके आते हैं। और इसमें dy/dx का कोफिशिएंट क्या रहता है, 1। तो हम पूरे इक्वेशन को किससे, ये इक्वेशन है हमारा, इस पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं, x से। तो ये क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dy/dx प्लस 2 × 1/xy = x log x। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ये dy/dx, ये y का कोफिशिएंट क्या है, p, और यहां y का कोफिशिएंट क्या है, 2 × 1/x। q क्या है, x log x, q क्या है, x log x। यहां तक आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये p आ गया और ये q आ गया। सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e⁻p dx। p कितना है हमारा, 2 × 1/x। मैं 2 को बाहर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1/x का। और आपको मालूम है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 जो सामने है उसको ऊपर ले जाते हैं। और क्यों ऐसा किए, क्योंकि आपको मालूम है e और log एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x²। आपको ये मालूम है e⁻ log x रहता है, तो e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर आता है x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया आपका x²। ठीक है, अब हमको करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है हम उसको पहले लिखते हैं। हम उसको पहले लिखते हैं और वो फॉर्मूला क्या होता है, y × e⁻p dx equal to q × e⁻p dx प्लस ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां क्या करते हैं हम, y × e⁻p dx जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था उसका वैल्यू कितना आया, x²। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया, x²। फिर यहां पे हमने क्या लिखा, q की जगह क्या लिखेंगे, हमारा q कितना था, x log x, और e⁻p dx का वैल्यू कितना था, x³ dx प्लस c। सॉरी गलती हो गया, e⁻p dx का वैल्यू कितना था, x²। ये हो गया y × x² equal to x³ log x dx प्लस c। अब ये आ गया इस फॉर्मेट में,
अब इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल log x आपका क्या रहेगा, फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, एक्स क्यूब का, माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर फॉर्मूला लगता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन प्लस c। तो आप यहां पर नोटिस कर रहे हो ये आ गया log x, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हुआ, x टू द पावर 4/4, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर 4/4। शायद ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 log x, और ये जो 4 है इसको हम होल डिवाइड में लिख लेते हैं, ठीक। वैसे यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1/4 को हमने बाहर निकाल दिया, इसको यहां बच गया x क्यूब dx प्लस c। अब इसको एक बार और इंटीग्रेट करना है, ठीक है। किसको इंटीग्रेट करेंगे हम, x क्यूब को। जब हम x क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे, ये थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि यहां स्पेस नहीं है। ये होगा x टू द पावर 4 log x अपॉन 1/4 माइनस 1/4। अब हम x क्यूब को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 4/4 प्लस ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू x टू द पावर 4 log x 1/4 माइनस 1/16 x टू द पावर 4 प्लस c। ये हो गया इस क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आप देख रहे हैं आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मॉड ए मॉड बी मॉड सी दिया हुआ है, और a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो फॉर्मूला लगता है ना, इसके लिए हमको एक नाइन्थ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। तो यहां पे a स्क्वायर मतलब मॉड ए का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब मॉड बी का स्क्वायर, मॉड सी का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 0, मॉड ए का वैल्यू कितना दिया है 1, मॉड बी का वैल्यू कितना दिया है 4, मॉड सी का वैल्यू कितना दिया है 2 प्लस 2 इंटू a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका वैल्यू कितना है म्यू, तो हम इसको म्यू लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू फाइंड करना एकदम इजी हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 म्यू, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21 प्लस 21 इधर आके क्या होगा माइनस 21, तो म्यू इक्वल टू होगा माइनस 21/2। म्यू का वैल्यू कितना आया माइनस 21/2, यही फाइंड करना था आपको। आप ये भी कर सकते हो, म्यू के प्लेस पे क्या लिख सकते हो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना होगा माइनस 21/2। एक रिक्वेस्ट है कि इसमें एरो जरूर लगा लेना, ठीक है। और इसी के साथ आंसर आ गया a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू होगा माइनस 21/2। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वेक्टर का एक इजी क्वेश्चन है। आपको है ना इसमें एक छोटी सी चीज ध्यान देनी पड़ेगी। जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ये याद रखिएगा, यहां पे दिया क्या है, अगर वर्टाइसेस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है a, ये क्या है b, और ये क्या होगा c। वर्टाइसेस दिया मतलब ये क्या है a, b और c। लेकिन अगर वेक्टर दिया रहता है तो ये क्या होता है ab, ये होता है bc, और ये क्या होता है ac। तो अगर हमको वर्टाइसेस दिए हुए हैं, मींस अगर आपको दिया है a, b और c, ठीक है, हमको 3 वर्टेक्स दिए, तो पहले हमको साइड निकालना पड़ेगा। अगर हमको साइड निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a लेंगे, ab निकालेंगे। ab कैसे निकालेंगे,
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, बी का पोजीशन वेक्टर कितना है आई माइनस 3j माइनस 5k, और ए का पोजीशन वेक्टर कितना है 2i माइनस j प्लस k। तो हो जाएगा i माइनस 3j माइनस 5k। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जिस ब्रैकेट के सामने माइनस रहता है सबका डिजाइन चेंज कर देता है, यानी प्लस को क्या बना देता है माइनस, माइनस को क्या बना देता है प्लस। i माइनस 2i कितना होगा माइनस i, माइनस 3j प्लस j कितना होगा माइनस 2j, माइनस 5k माइनस k कितना होगा माइनस 6k। ये किसका वैल्यू आया ab का। अगर हमारे पास ab का वैल्यू आ गया तो अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे ab के बाद bc का, किसका वैल्यू निकालेंगे bc का। और bc का वैल्यू निकालते कैसे हैं, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकाल देते हैं। हाँ, फाइनल कौन है c, इनिशियल कौन है b, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b निकालेंगे। c का वैल्यू कितना है 3i माइनस 4j माइनस 4k, माइनस b का पोजीशन वेक्टर कितना है i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन इस ब्रैकेट के सामने प्लस है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जिस ब्रैकेट के सामने माइनस रहता है अंदर का डिजाइन चेंज कर देता है। माइनस i प्लस 3j प्लस 5k, 3i माइनस i कितना होगा 2i, माइनस 4j प्लस 3j कितना होगा माइनस 1j, माइनस 4k प्लस 5k कितना होगा प्लस 1k। तो ये किसका वैल्यू आया bc का। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है ac का। अब ac का वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। ठीक है, अब c का वैल्यू कितना है 3i माइनस 4j माइनस 4k, और a का पोजीशन वेक्टर कितना है 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को माइनस करते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। फिर वही, अगर जिसके सामने प्लस रहता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और जिस ब्रैकेट के सामने माइनस रहता है अंदर का डिजाइन क्या कर देगा चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। 3i माइनस 2i कितना होगा i, माइनस 4j प्लस j कितना होगा माइनस 3j, माइनस 4k माइनस k कितना होगा माइनस 5k। ठीक है, अब हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं, ab की वैल्यू आई, bc की वैल्यू आई और ac की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में हमको क्या प्रूफ करना है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ये हो सकता है हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, सबका मॉड निकाल सकते हैं, जिसका मॉड सबसे ज्यादा होगा वो हाइपोटेन्यूज हो गया, और बचे हुए दो रहेंगे जो बेचारे छोटे छोटे रहेंगे उनको हम क्या मानेंगे, एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस मानेंगे। फिर दोनों का स्क्वायर कर, सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये 3 आता, सपोज ये 4 आता और ये 5 आता सपोज, तो हम मानते कि ये सबसे बड़ा साइड है, तो हम बाकी दोनों को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे 3 का और 4 का, तो ये आ जाएगा 25, जो किसका स्क्वायर होता है थर्ड साइड का। तो वो एक मेथड वो भी है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको मालूम है जब भी दो साइड परपेंडिकुलर रहता है यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है तब वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और वेक्टर में कैसे पता चलेगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट का सम, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आता है 0। अब देखिए यहां पे किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, जैसे यहां -1 है, 2 से मल्टीप्लाई किए कितना है -2, -2 को किससे मल्टीप्लाई किए -1 से, कितना है +2। ये तो यहीं पे लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि -6 को फिर हम 1 से प्लस करेंगे तो -6 से 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम इन दोनों को देखते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 2, ये 2 है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 1 से,
तो कितना आया 2। फिर -1 को -3 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया +3। फिर ये है 1 को -5 से मल्टीप्लाई किए -5, तो ये आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि हमको मेहनत किस पे करनी है, इन दोनों पे मेहनत करनी है। बोले तो BC डॉट AC पे मेहनत करनी है। BC का वैल्यू क्या था, ये है ठीक है, BC का वैल्यू ये है। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, AC का। AC का वैल्यू क्या है, ये है AC का वैल्यू। अब हमको दोनों का क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, I वाले को I से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किए 1 से। फिर -1 को किससे मल्टीप्लाई किए -3 से, तो क्या होगा +3। 1 को किससे मल्टीप्लाई किए -5 से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 0। BC डॉट AC इक्वल टू कितना आया 0। तो आप देख रहे हो जब दो का डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा तो हम बोलेंगे द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक चीज मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन दोनों में कॉमन कौन है, C। तो राइट एंगल कहां पे बन रहा है, C पे बन रहा है। ये इसको फाइंड करने का तरीका है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट मोहन डज नॉट स्पीक द ट्रूथ इज 1/5। मोहन ट्रूथ नहीं बोलता है, इसमें है ना डज नॉट पे ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो हमसे कई बार छोटी छोटी गलती हो जाती है, स्पीक्स द ट्रूथ पढ़ लेते हैं, लेकिन ये क्या है, डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो इसका मतलब इसमें दो कंडीशन हो सकता है, या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा। तो हमारे पास इसमें दो कंडीशन है। पहला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1/2। हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2। ठीक है, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मोहन नाम का जो बंदा है वो सच नहीं बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हम निकाल सकते हैं 1 - 1/5। सॉरी, इसमें मोहन नाम का जो बंदा है वो झूठ बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 - 1/5, दैट इज 4/5। वो हम निकालते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोहन स्पीक्स द हेड। इसका मतलब जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो मोहन ने क्या कहा, हेड। इसका मतलब हेड आना एक इवेंट है जो हो चुका है। मतलब हमारा इवेंट क्या है, इवेंट क्या है हमारा, ई स्पीकिंग हेड। हेड आना एक इवेंट हो गया हमारा। या हम इसको बेटर वे में ये लिख सकते हैं, मोहन स्पीक्स हेड। हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोहन स्पीक्स हेड। तो ये इवेंट हो चुका है और इस होने के बाद मतलब जैसे ही कॉइन टॉस किया उस बंदे ने पहले ही कहा हेड, और जब कॉइन गिरेगा तो क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या हेड नहीं आ सकता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रियली गेटिंग हेड बाय द थ्रो ऑफ कॉइन। और वाकई में ऐसा हो रहा है कि कॉइन को जैसे ही फेंके मोहन ने हेड कहा और आंसर भी हेड आया। इसका मतलब हमको हो क्या चुका है, मोहन का बोलना कि हेड आएगा और वाकई में हेड आ गया, मतलब हमको हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हमने क्या लिया था 1/2। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, PE इंटू PA इंटू तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटू PE/A
सेम वैल्यू, इसको हम यहां लिख सकते हैं सेम वैल्यू, कॉपी, इसको यहां लिख दिए। और अब एक ही जगह हम क्या लिखेंगे, बी, ऐसा होगा फॉर्मूला हमारा। एक ही जगह क्या होगा, बी। अब यहां पर एक चीज देखिए, पी ए तो आपको सबको पता है 1/2, ये पी ए 1/2 और पी बी कितना है 1/2। पी ई बाई ए का मतलब क्या होता है और पी ई बाई डी का मतलब क्या होता है, ये समझिएगा। मोहन स्पीक्स द हेड, और हेड बी यानी क्या होता है, हेड नहीं आना। देखिए मोहन ने अगर हेड कहा तो हेड आएगा, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है हेड आए, हो सकता है हेड ना आए। क्वेश्चन में ये बोला है मोहन डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, कितना दिया है 1/5, यानी मोहन ने हेड कहा और हेड नहीं आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/5। मोहन ने हेड कहा और हेड नहीं आया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। मोहन ने हेड कहा और हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे 1 माइनस 1/5, क्योंकि नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमको क्वेश्चन में दिया है, मोहन के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी दिया है 1/5, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे 1 माइनस झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 4/5। बस इतना ही स्टेप हमको करना है, ये 4/5 और ये 1/5। बच्चों इसी चीज को समझना यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है मोहन डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, मोहन ने हेड कहा और हेड नहीं आया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है की प्रोबेबिलिटी दी है। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे 1 माइनस झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यहां से 1/2 1/2 तीनों से क्या निकाल सकते, ऊपर से और नीचे से क्या निकाल सकते हैं कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा 4/5 प्लस 1/5 और ऊपर क्या बचा हुआ है 4/5। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ कैंसल हो जाएगा 4/5, और नीचे इसका अगर हम एलसीएम निकाले तो कितना आ जाएगा 4 + 1, ये 5 कैंसल, आंसर विल बी 4/5। Find the probability distribution of number of doublets in 3 throws of a pair of dice. Next question है find the probability distribution of number of doublets in 3 throws of a pair of dice. अगर हम pair of dice को फेंकते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आता है वो हमको मालूम है, 36 सैंपल स्पेस आते हैं। अब उसमें डबलेट, डबलेट का मतलब क्या होता है सेम वैल्यूज। अब हम यहां पर एक चीज देखें, डबलेट्स, इसमें डबलेट्स कौन से होंगे, ये होंगे डबलेट्स जिसमें सेम वैल्यूज आती 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ऐसे कितनी वैल्यूज है जिनमें डबलेट्स आ रहे हैं 6। मींस हमारे काम की वैल्यू जो हमारे लिए सक्सेस शो करेंगे टोटल 36 वैल्यू, हमारे काम की कितनी वैल्यूज है 6। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमारा सक्सेस है 1/6, यानी अगर डबलेट आया तो हमारा सक्सेस है, तो हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। सक्सेस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं 1 माइनस पीए, और पीए का वैल्यू कितना 1/6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 5/6। क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है, अगर हम कॉइन को फेंकते हैं 3 बार तो डबलेट आने के चांस कितने हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए एक वेरिएबल x लेते हैं। अगर हमने कॉइन को फेंका 3 बार, पता चला तीनों बार कॉइन में डबलेट नहीं आया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। ये हो सकता है कि हम एक बार डबलेट लेके आए, ये हो सकता है 2 बार डबलेट लेके आए, ये भी हो सकता है कि हम 3 बार फेंके और तीनों बार जो आंसर आ रहा है वो डबलेट आए। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये x = 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमने कॉइन को फेंका तो हमारे पास एक भी ऐसा
डबलेट नहीं आया एक भी थ्रो में, तो उसके लिए इसका जो पहला कंडीशन है x इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा, x इक्वल टू 0 में हमारे पहले थ्रो में भी डबलेट नहीं आया, दूसरे थ्रो में भी डबलेट नहीं आया और तीसरे थ्रो में भी डबलेट नहीं आया। तो पी ए बार का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, 5/6, ये भी कितना होगा 5/6 और ये भी कितना होगा 5/6। तो 5 इंटू 5 25, 25 5 सा कितना होगा 125, 6 6 सा 36, 36 6 सा करेंगे तो 216। तो इसका आंसर आ जाएगा px का 125 डिवाइडेड बाय 216। क्लियर, यानी हमारे पास एक बार भी डबलेट आया ही नहीं। फिर क्या कंडीशन हो सकता है, मान लो हमने कॉइन को फेंका और सिर्फ एक बार डबलेट आया, तो ये जो एक बार डबलेट आया ये क्या हो सकता है, हमने पहली बार फेंका और डबलेट आ गया, बाकी 2 बार में डबलेट आया ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि हमने पहली बार फेंका तो डबलेट नहीं आया, लेकिन सेकंड टाइम में डबलेट आ गया और थर्ड टाइम में डबलेट फिर नहीं आया, 3 थ्रो में मिडिल टाइम में हमारे पास डबलेट आया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार डबलेट नहीं आया, दूसरी बार डबलेट नहीं आया, लेकिन तीसरी बार जब हम फेंके तो डबलेट आ गया। समझ आएगा बच्चों? तो इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं हम, पहली बार में डबलेट आ गया और बाकी 2 बार डबलेट नहीं आया, समझ आए? या ऐसा भी कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार डबलेट नहीं आया पर सेकंड बार में डबलेट आ गया और थर्ड बार में फिर नहीं आया। तो इसका मतलब हम 3 बार फेंक रहे हैं तो सिर्फ एक ही बार हमारे काम की चीज आई, बाकी 2 बार, एक बार हमारे काम की चीज आई, बाकी 2 बार डबलेट नहीं आया, एक ही बार आपको आपकी काम की चीज मिली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहली बार फेंके तो डबलेट नहीं आया, दूसरी बार फेंके तो भी डबलेट नहीं आया और तीसरी बार फेंके तो डबलेट आ गया। तो यहां पर भी आप देख रहे हो इन दोनों टाइम में आपका काम हुआ ही नहीं, लेकिन इसमें आपका डबलेट आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और बच्चों आपको मालूम ही होगा और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब क्या होता है प्लस, तो हम यहां पर लगा देंगे प्लस। ठीक, पीए का वैल्यू कितना था 1/6, पीए बार का वैल्यू कितना है 5/6, अगेन पीए बार का वैल्यू 5/6। सिमिलरली यहां पे पहली बार में सक्सेस नहीं मिली, दूसरे बार में सक्सेस मिली और तीसरे बार में फिर सक्सेस नहीं मिली। इसमें होगा पहली बार भी सक्सेस नहीं, दूसरे बार भी सक्सेस नहीं और तीसरी बार सक्सेस। ये होगा 5 5 25, 25 1 25, 6 into 6 into 6 216। अब देख रहे हो ये सब वैल्यू सेम है, तो 25 upon 216, 25 upon 216, तो ये हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो 25 प्लस 25 प्लस 25, तो ये कितना आ जाएगा 75/216। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिखेंगे 75/216। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको ऐसा कंडीशन लेना है जब 2 बार डबलेट आए, क्या है 2 बार डबलेट आए, तो जब 2 बार इसको भी मैं हटा देता हूं, 2 बार डबलेट आए इसका मतलब क्या होगा x इक्वल टू 2। इसका मतलब आप पहली बार फेंके तो डबलेट आया, दूसरे बार फेंके तो डबलेट आया, परंतु तीसरी बार डबलेट नहीं आया। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है पहली बार डबलेट आया पर दूसरी बार नहीं आया और तीसरी बार आ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में तो डबलेट नहीं आया परंतु सेकंड टाइम्स में आ गया और थर्ड टाइम्स में आ गया। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं यहां पर, पहली बार में शुरू में 2 सक्सेस है और तीसरा अनसक्सेस, अनसक्सेस को हम एक एक करके सामने ला रहे हैं। सबसे पहले तीसरी बार अनसक्सेस था, सेकंड टाइम में सेकंड बार अनसक्सेस था, यानी तीसरे से वो दूसरे में कूद गया और फिर यहां पर सबसे पहला ही अनसक्सेस था। या और का मतलब क्या होता है प्लस, तो हम यहां पे क्या लगा देंगे प्लस।
और इसको बनाना फिर सिंपल। पीए का वैल्यू कितना था 1/6 और ये हो गया 5/6। ऐसे ही हम यहां पर भी करेंगे 1/6 5/6 1/6, फिर लिखेंगे 5/6 1/6 1/6। तो आप देख रहे हो 5 into 1 into 1 कितना होगा 5, 6 into 6 into 6 216। ऐसे ही यहां पर भी होगा और ऐसा ही यहां पर भी होगा। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं 216। तो ये होगा 5 + 5 + 5 दैट इज 15/216। तो हम यहां लिखेंगे 15/216। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले बार में डबलेट लाए, दूसरे बार भी डबलेट लाए और तीसरे बार भी डबलेट लाए, यानी तीनों कंडीशन में हमारे पास, तीनों थ्रो में हमारे पास डबलेट आया। तो 1/6 1/6 1/6 दैट इज 1/216। तो बच्चों इस तरीके से इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व हो गया और ये 2 मार्क्स का आखिरी क्वेश्चन था। बच्चों अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं इस अच्छे से समझ आए हैं तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसको लाइक करिएगा, क्योंकि बच्चों आप लाइक एंड शेयर करेंगे तभी ये वीडियो सर्कुलेट होगा और जिनको जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सकता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, और कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो मैथ्स एग्जाम है जो 22 को होने वाला है वो ताबड़तोड़ जाएगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सब चीज अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।